अगर आप ईश्वर के ऊपर विश्वास करके अकेले चलना सीख जाओगे ना, तो फिर उसके पश्चात जीवन में कभी भी किसी के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी,
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए शनि आपके 12वें भाव में खर्च के भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में ही अस्त होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके खर्चों में कुछ हद तक कंट्रोल होगा, कुछ राहत अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, उनके लिए रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ हद तक कमी होगी। तो मीन राशि के लिए शनि की 7.5 चल रही है और आपकी राशि के स्वामी गुरु को भी अपनी तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं। तो ऐसे में गुरु के ऊपर भी शनि का प्रभाव है। जब राशि के स्वामी शनि के प्रभाव में आता है तो कार्यों में अड़चन महसूस होती है, जिंदगी में आगे बढ़ने में तकलीफ महसूस होती है। हालांकि खर्च तो बढ़ते हैं लेकिन अस्त होंगे, फलतः आपके खर्चों में काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव आपके न सिर्फ 12वें भाव के स्वामी बनते हैं बल्कि 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। 11वें भाव के स्वामी बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे काम धंधा करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको इस समयावधि में विदेश जाने का मौका मिलेगा। इनकम भाव के स्वामी विदेश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर पैसा कमाने का, लाभ कमाने का मौका इस समयावधि में आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, चाहे विदेशी कंपनी हो या फिर विदेशी चीज़ें, किसी भी चीज़ के थ्रू आपको पैसों की प्राप्ति हो सकती है विदेशी चीज़ों के संबंध में। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी और दूसरा स्थान जो होता है वह आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपके खान पान, आपकी वाणी का होता है। तो ऐसे में शनिदेव का दूसरे भाव पर दृष्टि डालना किसी भी प्रकार से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न कर देंगे। इस समय बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी में विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी और पैतृक संपत्ति को लेकर के भी वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। वहीं शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सूर्य और शनि आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं देखा जाए तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए आपके लिए शनिदेव का यह अस्त होना काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। दूसरे भाव पर गुरु हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी वाणी के माध्यम से कुछ धन जनरेट करने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है तो आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह लॉटरी सट्टा शेयर के क्षेत्र से ही क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है। 12वें भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव के अलावा राहु बुध की स्थिति से ही लॉटरी सट्टा शेयर में लाभ मिलता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि का यह अस्त समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा।
इस समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।